हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैं फिर एक और वीडियो लेके आया हूँ ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वॉल्वमेंट स्टडी के ऊपर। मेरा जो सब्जेक्ट है इसकी एक वीडियो और लेके आया हूँ आज मैं। पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप देख लें, लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैंने 2024 का पेपर कराया है और ये वाली ये है यूनिट 1 है हमारी। इसमें केवल 4 यूनिट होती हैं। जो को करिकुलर सब्जेक्ट होता है ह्यूमन वैल्यू एंड इन्वॉल्वमेंट स्टडी, इसमें 4 यूनिट है। इसमें आज पहली यूनिट लेके आए हैं। उसमें पहली यूनिट में जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में वो मैं कराने वाला हूँ। तो इसमें जो जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पहली यूनिट से बने वाले वो सब कराने वाला हूँ। इसके साथ साथ इससे कुछ एक्स्ट्रा ही आपको मिलने मतलब बताने वाला हूँ। तो आज हम शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि पहला क्वेश्चन क्या है, बिल गेट्स का पूरा नाम क्या है। तो बिल गेट्स का पूरा नाम है विलियम हेनरी बिल गेट्स। इनका पूरा नाम क्या है, विलियम हेनरी बिल गेट्स। इनका पूरा नाम क्या है, इनका जो बिल गेट्स थे इनका पूरा नाम क्या था, विलियम हेनरी बिल गेट्स इनका पूरा नाम। इसके बाद कह रहे हैं गेट्स का जन्म कब हुआ था। जो बिल गेट्स थे इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 19 अक्टूबर 1955 में। जो बिल गेट्स है इनका जन्म कब हुआ था, 19 अक्टूबर 1955 को इनका जन्म हुआ था। फिर इसमें बात करते हैं गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की सह स्थापना कब की थी। जो बिल गेट्स थे इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब की थी, तो वो की थी इन्होंने 1975 में। 1975 में क्या की थी, जो माइक्रोसॉफ्ट थी इसकी स्थापना की थी। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गेट्स की वर्तमान जो 2022 के नहीं जो वर्तमान मतलब 2022 में जो गेट्स की 2022 में कुल संपत्ति क्या थी। जो कुल संपत्ति थी वो कितनी थी, तो वो थी यूएस के 80 बिलियन डॉलर। कितने थे, यूएस के 80 बिलियन डॉलर जो थे उनकी संपत्ति थी 2022 में। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन इसमें दिया है कि गेट्स का पैतृक मूल कौन सा है। जो इनका काम है कि इनका जो पैतृक देश है, इनका मूल देश वो कौन सा वो जर्मन था। और इनका पैतृक देश कौन था, जर्मन था। और गेट्स की माता का क्या नाम था, उनकी माता का नाम था मैरी मैक्सवेल गेट्स। गेट्स की माता का नाम था मैरी मैक्सवेल गेट्स। इसका बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है कि गेट्स का परिवार किस चर्च में नियमित रूप से उपस्थित होता था। जो गेट्स थे इनका परिवार था किस चर्च में नियमित रूप से रहता था, वो कौन सा प्रोटेस्टेंट कांग्रेसनल। जो प्रोटेस्टेंट कांग्रेसन था उसमें लोग इनके जो परिवार था वो लोग नियमित रूप से उस चर्च में जाता था। इसका अगला क्वेश्चन है गेट्स के पिता का पेशा क्या था। इनके पेशा कौन थे, इनके पिताजी थे वो कौन थे, लॉयर थे। वो कौन थे, वकील थे। जो इनके पिता थे वो क्या थे, वो लॉयर थे। और अगला क्वेश्चन क्या है कि अल्टेयर 8800 के प्रदर्शन के बारे में पढ़ने के बाद गेट्स ने किस कंपनी से संपर्क किया। इन्होंने किस कंपनी से संपर्क किया, इन्होंने किया था MITC से। MITC, इन्होंने MITC से क्या किया था, संपर्क किया था 8800 प्रदर्शन के बाद में। इसका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन इसमें गेट्स ने अपने व्यापार नाम माइक्रोसॉफ्ट कब पंजीकृत किया। जो इन्होंने अपने माइक्रोसॉफ्ट जो व्यापार था कब पंजीकृत किया, इन्होंने किया 26 नवंबर 1976 में। 26 नवंबर 1976 में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पंजीकृत किया था, इन्होंने रजिस्टर कराया था। इसके बाद क्या है कि गेट्स किस अल्मा मेटर से संबंधित है। तो गेट्स किस अल्मा मेटर से संबंधित है, ये थे वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से। जो वाशिंगटन यूनिवर्सिटी उससे संबंधित थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गेट्स का वर्तमान धर्म क्या है। जो गेट्स थे बिल गेट्स थे इनका वर्तमान धर्म क्या था, इनका था रोमन कैथोलिक इनका वर्तमान मतलब जो धर्म था। इसके बाद में क्वेश्चन अगला कि बिल गेट्स की पत्नी कौन थी। जो बिल गेट्स थे उनकी पत्नी कौन थी, वो थी मेलिंडा फ्रेंच। जो मेलिंडा फ्रेंच है वो इनकी पत्नी थी। इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन, बिल गेट्स का विवाह कब हुआ था। इनका विवाह हुआ था 1 जनवरी 1994 में। इनका जो विवाह था वो कब हुआ था, 1 जनवरी 1994 में इनका विवाह हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है गेट्स द्वारा लिखित पुस्तक का शीर्षक क्या था। जो गेट्स ने पुस्तक लिखी थी उसका शीर्षक क्या था, उसका शीर्षक था आगे की सड़क। उसका शीर्षक क्या था, आगे की सड़क। इसका अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि गेट्स का माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कौन थे। तो गेट्स का माइक्रोसॉफ्ट था उसके संस्थापक कौन थे, वो थे पॉल एलन। जो पॉल एलन थे वो कौन थे, सह संस्थापक थे। क्वेश्चन है कि गेट्स फाउंडेशन का नाम क्या था। गेट्स फाउंडेशन था उसका क्या नाम था, उसका नाम था बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का नाम था। इन्होंने खुद के और अपनी पत्नी के नाम पे क्या ये फाउंडेशन का नाम रखा था। इसका अगला क्वेश्चन दिया इसमें कि गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष पद से कब इस्तीफा दिया था। जो गेट्स थे उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष पद से कब इस्तीफा दिया था, वो दिया था फरवरी 2004 में। उन्होंने क्या इस्तीफा दिया था, मतलब अध्यक्ष पद से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है
कि अजीम प्रेमजी थे, जो अजीम प्रेमजी अध्यक्ष और सीईओ थे, सीईओ है किसके, विप्रो के। जो अजीम प्रेमजी हैं, जो अजीम प्रेमजी हैं, ये किसके विप्रो के अध्यक्ष हैं और क्या है, सीईओ भी है, सीईओ भी है, सीईओ भी है, सीईओ भी किसके हैं, विप्रो के। इसका बात करते हैं अजीम प्रेमजी का जन्म कब हुआ था। अजीम प्रेमजी का जन्म हुआ था 1945 ईस्वी में। इसका अजीम प्रेमजी का 2013 में सबसे अमीर भारतीयों में कौन सा स्थान था। मैंने कहा भारतीयों में कौन सा स्थान था, भारतीयों में था 9वां स्थान, और वर्ल्ड में कितना था, वर्ल्ड में था 41वां। वर्ल्ड में कितना था, वर्ल्ड में 41वां था, और भारत में कितना था, भारत में था 9वां स्थान। इसका बात करते हैं अगला क्वेश्चन, बिजनेस बीक द्वारा अजीम प्रेमजी को किस रूप में मान्यता प्राप्त थी। तो महानतम उद्यमी, मतलब महानतम उद्यमी बिजनेसमैन के रूप में मान्यता प्राप्त दी गई थी। इसका बात करते हैं कि अजीम प्रेमजी का दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति में स्थान क्या था। तो कौन सा था, 41वां था। मतलब दुनिया में कौन सा था, 41वां था, और भारत में कौन सा था, भारत में था 9वां। भारत में तो 9वां स्थान था, और वर्ल्ड में कितना था, वर्ल्ड में था 41वां स्थान। 2000 में अजीम प्रेमजी को किस संस्था द्वारा मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया था। तो मतलब वो कौन सी मतलब संस्था थी, वो थी मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी, जो अकेडमी थी, मतलब मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी थी, वहां से इन्हें सम्मानित किया गया था, किसके, डॉक्टरेट के रूप में, डॉक्टरेट के मतलब रूप में सम्मानित किया गया था। इसका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन सुन दिया है, प्रेमजी ने अजीम प्रेमजी किस वर्ष बिजनेसमैन ऑफ द ईयर घोषित किए गए थे। तो वो किए गए 2000 में, यानी सन 2000 में इनके लिए क्या किया था, बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का इन्हें घोषित किया गया था इनके लिए, अजीम प्रेमजी के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है, 2001 में अजीम प्रेमजी ने एक गैर लाभकारी संगठन एनजीओ की स्थापना किस नाम से की थी। तो इन्होंने की थी अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के नाम से इन्होंने एनजीओ की स्थापना की थी 2001 में। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, अजीम प्रेमजी को किस विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ लेटर्स डी लिटरेचर द्वारा सम्मानित किया गया था। तो वो कौन सी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वहां से इनके लिए क्या किया गया था, डी लिटरेचर की सम्मानित किया गया था। इसका अगला क्वेश्चन है, अजीम प्रेमजी को किस वर्ष में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो क्या था, 2011 में, 2011 में क्या किया था, सम्मानित किया गया था पद्म विभूषण द्वारा अजीम प्रेमजी के लिए। और 2005 में भारत सरकार ने अजीम प्रेमजी को व्यापार और वाणिज्य में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस उपाधि द्वारा सम्मानित किया था। तो वो किया था पद्म विभूषण द्वारा, पद्म भूषण द्वारा कब किया था, 2005 में, और 2011 में किया था पद्म विभूषण द्वारा। इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन है, CSR का पूर्ण रूप क्या है। जो CSR क्या है, इसका पूर्ण रूप क्या है, तो वो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो शॉर्ट नेम है वो क्या है, CSR है, और इसका फुल नेम क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, CSR के 4 स्तर, कितने स्तर होते हैं, 4 स्तर होते हैं। CSR के स्तर के कितने चरण होते हैं, चरण पूछा गया तो उसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। और CSR के विकास का चौथा चरण कौन सा है, यहाँ पे चौथा चरण किस सन में प्रारंभ हुआ था, किस सन में प्रारंभ हुआ था चौथा चरण, वो था 1980 में, 1980 में चौथा चरण स्टार्ट हुआ था। इसका बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, ज्ञान हो सकता है, यानी ज्ञान किस प्रकार का हो सकता है, वो सीखा भी जा सकता है और अर्जित भी किया सकता है। किसी से सीख भी सकते हैं और किसी से ग्रहण भी करना है, बात एक ही होती है, अर्जित करना या सीखना। इसका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, पुरस्कार एनजीओ बॉक्स की पहल है। तो पुरस्कार एनजीओ बॉक्स है, इसकी पहल क्या है, तो इसकी पहल है CSR प्रभाव। CSR प्रभाव क्या है, इस एनजीओ बॉक्स की पहल है। इसका बात करते हैं अगला क्वेश्चन है, कॉर्पोरेट प्रशासन का एक रूप है। जो कॉर्पोरेशन प्रशासन का कौन सा रूप है, स्वनियमन का रूप है, ये स्वनियम रूप है। एक नैतिकता की एक शाखा है, नैतिकता की एक शाखा कौन सी है, वो है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान क्या है, नैतिकता की एक शाखा है। इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन, अगला है, व्यवसायिक नैतिकता अवधारणा है। जो व्यवसायिक नैतिकता अवधारणा वो कैसी, वो नई है, वो नई व्यवसायिक, जो व्यवसायिक नैतिकता अवधारणा वो कैसी है, नई है वो। इसके बात करते हैं
व्यवसायिक नैतिकता है अनैच्छिक, ये मतलब अपनी इच्छा से नहीं होती, अनैच्छिक होती है व्यवसायिक नैतिकता। इसके बाद बात करते हैं क्या कि नैतिकता व्यक्तियों के सही कार्यों से संबंधित है। किसने कहा ये नैतिकता व्यक्तियों के सही कार्यों से संबंधित है? किसने कहा था? वो कहा था पीटर एफ होकर ने। पीटर एफ होकर ने क्या कहा था कि ये नैतिकता व्यक्तियों के सही कार्य से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कौन कौन सा दृष्टिकोण कारपोरेट योजना के लिए कारपोरेट योजना के लिए है? तो देखो ग्राहकों और श्रमिकों की संतुष्टि होनी चाहिए और योजना कौशल होनी चाहिए और क्या अनुकूलन होनी चाहिए, तभी क्या है ये मतलब कारपोरेट योजना मतलब दृष्टिकोण से सही मानी जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है नैतिकता शब्द का अर्थ क्या है? जो नैतिकता शब्द का अर्थ क्या है, इसका सही शब्द का अर्थ क्या है? मानव स्वभाव को समझना। तो नैतिकता का मतलब है कि मानव स्वभाव को समझना ही नैतिकता कहलाती है। इसका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि नैतिक तर्क के आवश्यक घटकों की कुल संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या कितनी है? 4 है। नैतिक तर्क की कुल घटकों की संख्या कितनी? 4 है। और नैतिकता शब्द ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो इथोस से लिया गया है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछली साल मतलब पिछली 2024 में आया भी था। ये थर्ड सेम का सब्जेक्ट का जो पेपर हुआ था तो उसमें ये क्वेश्चन आया था कि नैतिकता शब्द ग्रीक के किस शब्द से लिया है? तो वो लिया है इथोस से। अब बात करते हैं इथोस का क्या अर्थ है? इथोस का अर्थ है चरित्र। इथोस का अर्थ क्या है? चरित्र। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है आचार नीति है विज्ञान है मानक विज्ञान है? आचार नीति वो कैसा विज्ञान है? मानक विज्ञान है। इसका बात करते हैं आचार नीति किसको उत्तम मानती है? ये मानती है मानक के लिए। ये मतलब क्या मानती है? मानक के लिए क्या मानती है? उत्तम मानती है। मानक के लिए क्या मानती है? उत्तम मानती है। इसका बात करें टाटा सन्स के पहले गैर पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो टाटा संस्था है इसके मतलब पहले गैर पारसी अध्यक्ष कौन थे? वो थे एन चंद्रशेखरन। वो कौन थे? एन चंद्रशेखरन जो उनके पहले पारसी अध्यक्ष थे, गैर पारसी अध्यक्ष थे। इसका बात करते हैं अगला क्वेश्चन, रतन टाटा ने 10 फरवरी 2016 को किस फर्म में निवेश किया था? तो वो कौन सा फर्म था? वो था इनविक्ट्स ऑन्कोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। यानी जो कौन सा फर्म था? वो था इनविक्ट्स ऑन्कोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। इसमें उन्होंने निवेश किया था। अब इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन इसमें दिया है वर्तमान 2022 में विप्रो के संस्थापक कौन थे? तो 2022 में कौन से? ऋषद प्रेम जी कौन थे? विप्रो के क्या थे? संस्थापक 2022 में थे। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू किसकी कृति है? जो द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू किसकी कृति है? ये है डॉक्टर मुखर्जी की। जो डॉक्टर मुखर्जी थे उनकी कृति की ये लेखनी है। इसके बाद करते हैं अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि स्पंगर के अनुसार मूल्यों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? जो मूल्य है वो कितने भागों में विभाजित किया गया है? वो 6 भागों में विभाजित किया गया है। अब मूल शिक्षा के कितने पद होते हैं? मूल शिक्षा के कितने पद होते हैं? 3 पद होते हैं। और धर्मनिरपेक्षता विचार है, ये कैसा है? मौलिक विचार है। जो धर्मनिरपेक्षता है ये कैसा विचार है? ये मौलिक विचार है। इसको बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें? अगला क्वेश्चन इसमें है लोकतंत्र के मूल्यों को कितने भागों में बांटा गया है? जो लोकतंत्र है इनके मूल्यों को कितने भागों में बांटा गया है? इनको बांटा गया है 4 भागों में। मूल्यों की प्रकृति के संबंध में कितने मत प्रचलित हैं? जो मूल्य है इनके संबंध में प्रकृति में कितने मत प्रचलित है? वो है मात्र 2 ऐसे मत प्रचलित है अभी। और एनसीईआरटी के अनुसार मूल्यों को कितनी संख्या है? मूल्यों की कितनी संख्या है? तो 83 कितनी संख्या? 83 है एनसीईआरटी के अनुसार। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला इसमें दिया गया है कि मूल संबंधित पुस्तक का संपादन एनसीईआरटी ने किस वर्ष किया था? तो 1970 में किया था। कब किया था? 1970 में। ये क्वेश्चन भी क्या है? मतलब पीवाईक्यू है। ये 2024 में आया था। पिछली साल ये वाला क्वेश्चन भी आया था कि एनसीईआरटी ने मतलब मूल संबंधित पुस्तक का किस वर्ष संपादन किया था? वो किया था 1970 में। इसके बाद करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है एनसीईआरटी के पंचमूल में क्या नहीं है? वो नहीं है धर्मनिरपेक्षता। एनसीईआरटी के मूल पंचमूल में नहीं है। इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन है डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति 2002 से 2005 तक थे। जो कौन से थे? 11वें नंबर के थे। 2005 से लेकर 2007 तक कौन से नंबर के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे? वो राष्ट्रपति 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ था? जो डॉक्टर अब्दुल कलाम थे एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी के लिए। 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी के लिए इनका जन्म हुआ था। बात करते हैं अगला क्वेश्चन है एपीजे अब्दुल कलाम ने रोहिणी उपग्रह को जो रोहिणी सैटेलाइट थी उसके लिए पृथ्वी की
कक्षा के निकट कब स्थापित किया था? तो वो किया था 1980 में। इन 1980 में क्या किया था इसके लिए, मतलब रोहिणी सैटेलाइट के लिए मतलब पृथ्वी कक्षा के निकट इसे मतलब स्थापित किया था, इसे लॉन्च किया था। इसका बात करते हैं, अगला क्वेश्चन इसमें क्या है? अगला क्वेश्चन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत का जन्म किस राज्य में हुआ था? जो एपीजे अब्दुल कलाम थे इनका जन्म किस राज्य में हुआ था? उनका हुआ था तमिलनाडु में। इनका जन्म किस राज्य में था? इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु राज्य में। इसका बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है रामेश्वरम में डॉक्टर कलाम के विज्ञान के शिक्षक कौन थे? जो रामेश्वरम था उसमें डॉक्टर कलाम के विज्ञान शिक्षक कौन थे? वो थे सुब्रमण्यम अय्यर। जो सुब्रमण्यम अय्यर थे वो कौन थे? डॉक्टर के विज्ञान के, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उनके विज्ञान के शिक्षक थे, यानी टीचर थे। इसके बाद करते हैं, अगला क्वेश्चन है इसमें एपीजे अब्दुल कलाम को इनके पिता क्या बनाना चाहते थे? एपीजे अब्दुल कलाम थे, इनके पिता ने बनाना चाहते थे इंजीनियर, पर क्या बन गए? साइंटिस्ट। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सुन लिया है, डॉक्टर कलाम के अनुसार विज्ञान वृक्ष है तो अध्यात्म क्या है? जो अध्यात्म है वो क्या है? तो वो क्या है? इसकी जड़ है। किसकी जड़ है? विज्ञान की जड़ क्या है? अध्यात्म। इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर कलाम का पहला इंटरव्यू कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर कलाम थे, इनका पहला इंटरव्यू कहाँ हुआ था? उनका हुआ था दिल्ली में। दिल्ली में इनका पहला इंटरव्यू हुआ था। इसके बाद करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें कि अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है डॉक्टर कलाम नासा से भारत वापस कब आए थे? तो ये भारत वापस आए थे 1963 में। 1963 नवंबर में 1963 में भारत वापस आए थे, वापस आए थे नासा से। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें? अगला क्वेश्चन है प्रोफेसर विक्रम साराभाई को कलाम किस रूप में जानते थे? तो किस रूप में जानते थे? एक उद्योगपति वैज्ञानिक के रूप में जानते थे। एक उद्योगपति वैज्ञानिक के रूप में जानते थे कलाम के लिए, डॉक्टर कलाम के लिए विक्रम साराभाई। इसका बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें है गांधी जी ने 1925 में यंग इंडिया में कितने पापों का उल्लेख किया है? तो उन्होंने कितने पापों का उल्लेख किया है? उन्होंने 7 पापों का उल्लेख किया है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी के अनुसार अहिंसा के सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों को किन स्तरों पर विकसित किया जाना चाहिए? तो वो कितने स्तर है? 3 स्तर है। देखो, पहला अंतरराष्ट्रीय, फिर राष्ट्रीय, फिर व्यक्तिगत, यानी तीनों रूप में क्या करना चाहिए? मतलब इन तीनों स्तरों पर क्या करना है? विकसित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है? अगला क्वेश्चन इसमें दिया है गांधी जी के स्वराज को क्या तात्पर्य? गांधी जी के स्वराज से क्या तात्पर्य? तो उससे क्या तात्पर्य? देशवासियों के लिए स्वतंत्रता प्रदान करना। तो स्वतंत्रता प्रदान करने का जो प्रण था किसका था? गांधी जी ने अपने स्वराज के लिए मांग की थी। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण से उनके पहले सम्मेलन में क्या प्रश्न पूछा था? जो पहला सम्मेलन था उसमें क्या पूछा था? उन्होंने पूछा था कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? और फिर अगला क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? उनका स्वामी विवेकानंद थे, इनका बचपन का नाम क्या था? इनका बचपन का नाम क्या था? कि नरेंद्रनाथ विश्वनाथ दत्त था। इनका जो मूल नाम क्या था? नरेंद्रनाथ विश्वनाथ दत्त। अगला क्वेश्चन इसमें है स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था कलकत्ता में। जो कलकत्ता, वहां पर इनका जन्म हुआ था। स्वामी विवेकानंद के पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है स्वामी विवेकानंद जी की माता का क्या नाम था? इनकी माता का नाम था भुवनेश्वर देवी। अब स्वामी विवेकानंद की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1902 में हुई थी मृत्यु। और बीबीओ का पूर्ण रूप क्या है? बीबीओ का पूर्ण रूप है वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है कि स्वयं की मूल क्षमता के रूप में जाना जाता है। तो स्वयं की मूल क्षमता के लिए क्या जाना जाता है? पावर के लिए जाना जाता है। फिर बात करते हैं अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है डॉक्टर कलाम को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो 1981 में पद्म भूषण द्वारा क्या किया था? सम्मानित किया गया था। और अगला क्वेश्चन है नाग परियोजना के लिए डॉक्टर कलाम ने किसका चयन किया था? जो नाग परियोजना थी इसके लिए डॉक्टर ने किसके लिए चयन किया था? वो किया था एनआर अय्यर के लिए। एनआर अय्यर के लिए क्या किया था? उन्होंने मतलब चयनित किया था। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि वर्ष 2002 में भारतीय विज्ञान सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे? तो 2002 था, इसमें जो भारतीय विज्ञान के सम्मेलन थे कहाँ आयोजित किए थे? वो किए थे लखनऊ में। बस इतने क्वेश्चन थे आज के लिए। ये पहली यूनिट से इतने इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।